हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। यस, अमेजिंग टॉपिक, जबरदस्त, हाईली इंटरेस्टिंग। चलिए आज स्टडी करेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन का आपको कंसेप्ट क्लियर है और फॉर्चुनेटली यहाँ जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इट विल बी द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। क्या फॉर्मूला है, कैसे वर्कआउट करना है, हालांकि वर्क डन हम पढ़ चुके हैं बट वापस से एक बार देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशन शो करता हूँ। पहले भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यदि कोई मुझे एक सिचुएशन देता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, at t equals to 0, दिस इज मास m और मैं इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट करता हूँ यार, है ना। कुल मिला के कोई जिसे कहते हैं रफ सरफेस पे देयर इज अ बॉडी एंड यू आर इंपार्टिंग अ मोमेंटम एंड वेलोसिटी टू इट, ठीक है ना। तो मैंने t इक्वल्स टू 0 पे पूरा जिसे कहते हैं फोर्स अप्लाई करके इस मास m को वेलोसिटी भी इंपार्ट कर दिया। तो आप मुझे कहोगे सर इस समय से आपने जो मोमेंटम इंपार्ट किया है इट इज सिंपली m into v। डेफिनेट बात है, आपने इसे काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट किया है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, डेफिनेट है। तो ये सब कब हुआ, तो t इक्वल्स टू 0 पर मैंने एक मास m को वेलोसिटी v इंपार्ट की, मोमेंटम p इंपार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी k e इंपार्ट की, है ना। ठीक है, तो ये बॉडी अब ट्रैवल करती है और मैं तो ये वेलोसिटी इंपार्ट करके हट गया। जैसे कुल मिला के आपके हाथ में एक बॉल थी, आपने ली और उसको सरफेस पर क्या कर दिया, बट यहाँ रोलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ स्लाइडिंग है, क्योंकि हम इस समय सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, नथिंग इज रोटेटिंग आउट, है ना। तो स्लाइडिंग है। अब आप मुझे कहोगे सर आपने ब्लॉक लिया, मैंने बॉल को ब्लॉक में बदल दिया और वो ब्लॉक को आपने स्लाइड करवा दिया, तो आपने तो हाथ हटा लिया। तो इस समय यदि कोई मुझसे कहेगा और किसी को फ्रिक्शन का नॉलेज नहीं है, समझना, तो वो कहेगा सर आपने t इक्वल्स टू 0 पर एक फोर्स अप्लाई किया था, एक इंपल्स दिया था, आई अप्लाइड अ फोर्स, मना नहीं कर रहा हूं मैं, झटका था वो। लेकिन अब यदि मुझसे कोई कहता है कि सर ये जब बॉडी ट्रेवल करती है इज देयर एनी फोर्स विच इज वर्किंग, तो कुछ चीजें दिमाग में आएंगी, लेकिन लगेगा यार कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट तो नजर नहीं आ रहा। तो आपको फील जाएगा कि सर ये वेलोसिटी कंटिन्यूस करनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, लेकिन आप सब देखते हैं कि कुछ समय बाद कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करके ये ब्लॉक रुक जाता है। टी पर यदि मैं देखता हूं तो इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 0, और इसने इस टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो वो s। ठीक है, क्यों रुका, कैसे रुका, ये तो आप जानते हैं सब के सब, उसे डिटेल में देख लेते हैं। तो मास mg इज व्हाट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, r इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यही है और तो कुछ है नहीं। एंड आपको पता है कि ये किसकी डायरेक्शन है, तो ये आपके पास में डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ आरएम का मतलब रिलेटिव मोशन, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, बॉडी ट्रैवलिंग है, आपने लिखा लेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। देखिए मैं हर बार कहता हूं सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मींस यही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और यही आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। एग्रीड? मींस मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होगा। तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू आर एंड इट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू mg। चलिए हम शिफ्ट किधर से किधर कर रहे थे, फ्रॉम दिस इज पोजीशन A ले लीजिए सपोज एंड दिस इज B ले लीजिए, है ना, तो इट इज A to B, ये वाली डायरेक्शन है। सो दिस इज सिंपली द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। द एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। वर्क डन इट इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत आसानी से। चलिए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर
This is the direction of the force. Angle between these two is 180 degree, and this F is equals to mu mg. It is a constant force. तो मुझे इंटीग्रेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज द फोर्स इज कांस्टेंट. तो आपने फॉर्मूला लगाया F वेक्टर डॉट S वेक्टर, एफ एस कॉस 180, A डॉट B, इट इज ए बी कॉस थीटा, है ना. तो आप मुझे कह देंगे सर इट इज एफ एस कॉस 180 इज -1, इट इज माइनस एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एस. अच्छा, ये वर्क डन आपका क्या आ रहा है, तो आप कह रहे हैं नेगेटिव आ रहा है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये ले लीजिए, ये आप कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आप रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना. एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स, एंड दीज टू आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस इस फोर्स की नेचर रिटार्डिंग है. एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, है ना. समझ आ गई बात आपको. और स्पीड और वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और यदि स्पीड और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी कम हो जाएगा, ठीक है. तो ये जो पूरा का पूरा वर्क डन है, दिस एंटायर वर्क डन, ये कर क्या रहा है, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द मोशन, है ना. ये फॉरवर्ड मूवमेंट को मना कर रहा है या ना. जल्दी जवाब दो. अरे भाई ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है बॉडी को. तो इसका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया. तो ये वर्क डन आपका किसके इक्वल हो गया, आपके पास यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, Ke, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपके पास में 0. तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, हाफ mv स्क्वायर, और इस वर्क डन के इक्वल हो गया. नेगेटिव साइन यही तो शो करता है कि इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी है. अरे भाई ये वर्क डन किस में आएगा, जूल में. ये क्या कर रहा है, एनर्जी को ईट कर रहा है एक तरीके से. समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको. तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसीलिए तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. यदि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती तो ये फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता, TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होता. लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना. टोटल मैकेनिकल एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है. तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज द सम ऑफ Ke प्लस P, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का लॉस है, ठीक है. समझ आ गया. हम कहां पर है, ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आप ये ले सकते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी को तो आप 0 ले लीजिए, कोई बात नहीं. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस समय है क्या, काइनेटिक एनर्जी, और उसका लॉस है. तो ये बहुत सीधी सी बात ये हो गई कि सर ये जो वर्क डन है ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया. तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू mg इंटू एस, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर से 0 हो गई, तो लॉस हो गया हाफ mv स्क्वायर. आपने कहा सर m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अब आप मुझे कहोगे सर s इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एस. ये वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, v स्क्वायर अपॉन 2 नीचे म्यू इंटू जी, s की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. इज दैट क्लियर. एंड इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करके आपकी बॉडी स्टॉप आउट हो जाएगी 100%. वॉच आउट कीजिए इसको जल्दी से. What I said to you, क्या कहा मैंने आपको, that after traveling this displacement the body get stopped out. कब, जब आपने स्पीड भी इम्पार्ट की थी उसको, है ना, ठीक है. बात समझ आ गई. एक और तरीके से करते हैं रुकिएगा, ये तो आ ही गया, मैं आपको यहाँ एक बार और शो कर देता हूँ, क्योंकि जब तक चीज को पूरा डेप्थ में नहीं कर लेना मजा नहीं आता. तो मैं आपको एक और तरीके से, चूंकि सामने आपके आंसर है ना, तो आपको फील जाएगा. पहले तो मुझे बताओ
कि आपके पास फोर्स ऑन टू द बॉडी कितना है, आर और एम जी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आर और एम जी ये तो इक्वल है, कैंसिल भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। और बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आपने कहा सर इस बॉडी पे फोर्स, ये तो आपके पास में डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और इस पर जो फोर्स लग रहा है इट इज इक्वल्स टू द F1। ये रहा आपके पास F वेक्टर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है आपका। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन आएगा तो रिटार्डेशन की वैल्यू में ले सकता हूं A इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय M। F कितना है, म्यू आर, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय M। ये आ जाएगा A दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी, है ना। और एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में डेवलप होगा तो आप मुझे कहोगे एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू म्यू जी, है ना, और नेगेटिव ऑफ आई केप, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, तो ये डायरेक्शन आपकी आई केप है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ए इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू माइनस आई केप। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई आपको? अब मैं कहता हूं कि म्यू कांस्टेंट और जी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया और मैंने थर्ड इक्वेशन को यूज किया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना। और तुम्हें ये पता है कि a वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है आपके पास में, तो ये माइनस आई केप है, और s वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, ये रहा, s वेक्टर इज इक्वल्स टू एस आई केप, है ना। और f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास में, तो आप मुझे कहोगे इट विल बी सिंपली गोइंग आउट टू बी एज म्यू जी माइनस आई केप, म्यू जी माइनस आई केप। और दोनों के बीच का एंगल कितना है आपके पास में, 180 डिग्री। ठीक है, बहुत बहुत आसान सी चीज। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इंपार्ट की थी आपने, v, सो इट विल बी v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ये रहा, ये रहा आपका a वेक्टर, किसके इक्वल था आपके पास में, म्यू जी, एंड देन इट इज माइनस आई केप। ये लीजिए, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो इट इज 2as cos 180, और cos 180 इज -1। a डॉट बी इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। एग्रीड? a डॉट बी इज इक्वल्स टू ab cos थीटा, तो इट इज as cos 180, cos 180 इज -1, तो इट इज as इंटू -1। सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, और आप मुझे कहेंगे s शुड बी इक्वल्स टू, कहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख दे, s शुड बी इक्वल्स टू, ये लीजिए, ये सारा क्लियर है आपको, s शुड बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, और v स्क्वायर a कितना था जल्दी से बता दीजिए, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, एंड v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये लीजिए, यहां से बंद कर दीजिए इसको, कंपेयर कीजिए। दिस इज बाय न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज वर्क डन इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। एग्रीड? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच द बॉडी गेट स्टॉप्ड आउट। इस डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपका बॉडी क्या कर जाएगा, स्टॉप आउट हो जाएगा। एग्रीड? अच्छा, कितना टाइम लगेगा, तो वो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लीजिए, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, फाइनल वेलोसिटी 0, इट इज u वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी v, डायरेक्शन कौन सा, आई केप, v डायरेक्शन कौन सा, आई केप, f बाय m डायरेक्शन कौन सा, माइनस आई केप, एक्सेलरेशन का, आई केप कॉमन आके 0 पे चला जाएगा, तो f बाय m इंटू टी इज इक्वल्स टू v। ठीक है, ये आई केप कॉमन आ गया, ठीक है, 0 अपॉन आई केप खत्म कहानी, तो v माइनस f बाय m इंटू टी,
तो एफ बाई एम इंटू टी इज इक्वल्स टू वी, टी इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन एफ, और फिर आ जाएगा आपके पास में एम वी और एफ को लिख दीजिए म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू व्हाट इट इज, एम गेट कैंसल्ड आउट एंड टी इज इक्वल्स टू सिंपली वी अपॉन म्यू जी। V अपॉन म्यू जी। तो अब फाइनल कंक्लूजन्स आपके क्या कहते हैं उसे समझिएगा, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डराइव तो आपने कर ही लिया, एक नहीं दो तरीके से कर लिया, लेकिन अब आपको ये समझना है कि मेरे पास कंक्लूजन्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आप कंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये कंक्लूजन्स क्वेश्चंस के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी एज अ रफ, आपके पास में प्लेन है, इट इज मास m, यू इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ v टू इट, t इज इक्वल्स टू 0, है ना। थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर मोमेंटम इम्पार्ट किया था p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट किया था k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। और ये जो बॉडी है आपका दैट इज मास m, ये इस पोजीशन पर जाकर स्टॉप आउट हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोजीशन कौन सी है A, ये पोजीशन कौन सी है B, और यहां से यहां तक आपको जो टाइम लगता है दैट इज T, और यहां से यहां तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट है राइट फ्रॉम हियर टू हियर, इट गोज आउट टू बी एस S हियर, ठीक है ना। तो आफ्टर व्हाट डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, इट गेट स्टॉप्ड आउट, ये पहला फॉर्मूला। We have used the coefficient of friction, g is acceleration due to gravity, and what time it will require to stop out, this is second formula, that is t is equals to क्या आया था, v upon mu into g, ठीक है। इन दोनों को बॉक्स में बंद कर दीजिए, करना ही पड़ेगा। ये नंबर 1 फॉर्मूला, ये नंबर 2 फॉर्मूला, एंड इट गेट इनसाइड द बॉक्स देयर। नाउ टेल मी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर विच द बॉडी गेट स्टॉप्ड आउट, ये डिपेंड किस पे करता है, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, और आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा बॉडी उतनी जल्दी स्टॉप आउट हो जाएगी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चाहे आप 100 kg को ट्रेवल करवा रहे हो, चाहे आप उठा के 1 kg को ट्रेवल करवा रहे हो, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, है ना। और ये जो टाइम है ये स्पीड पे डिपेंड करता है और आपके म्यू और जी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर देखिएगा कहां से जिसे कहते हैं धोखाधड़ी शुरू होती है उसे समझिएगा, है ना। तो एस आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच द बॉडी गेट स्टॉप्ड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच द बॉडी गेट स्टॉप्ड, मैंने ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया, इट इज mv स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय, और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 2 म्यू जी। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ये रहा 1/2, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, दिस इज s, एग्रीड, m हाफ v स्क्वायर, एंड उधर क्या बचा आपके पास में म्यू जी, इट इज म्यू एम जी, इट इज 1 अपॉन म्यू एम जी। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय म्यू एम जी, एस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय म्यू एम जी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। So the displacement after which the body gets stopped out, it is kinetic energy divided by mu mg,
थोड़ा सा चेंज यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ भी आप कहोगे सर ठीक है, आप वही करोगे तो m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में m इंटू वी डिवाइडेड बाय म्यू, तो आप इसको कर दीजिए म्यू एम जी, है ना, m से m कैंसिल करोगे वही आएगा, और mv को मोमेंटम लिख दीजिए, तो इट इज गोइंग आउट टू बी इज p, इट इज p डिवाइडेड बाय म्यू एम जी। ठीक है, यही लिख देते हैं इसको यहीं साथ में। तो द टाइम आफ्टर विच द बॉडी गेट स्टॉप्ड आउट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज t इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय म्यू एम जी। अब क्या होता है कि ये फॉर्मूले जब आप देखते हो तो यहां मास पे डिपेंडेंट दिखती है, m है ना यहाँ पे यार, लेकिन आपको पता है ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी तो मास डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? यहाँ मोमेंटम पे डिपेंडेंस दिखती है, तो यहाँ नीचे मास आ भी तो रहा है आपके पास में। तो अब आपने मुझे ये कहा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आप इसी को यहाँ इंक्लूड कर दीजिए, दैट इट गोज आउट टू बी एस एस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ये रहा म्यू एम जी, एंड इसी के साथ आप लिखेंगे दिस इज गोइंग टू बी एज टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप आउट इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट एज p अपॉन म्यू एम जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक बार चेक कर लीजिए, एम वी स्क्वायर ये आ जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर इट इज k अपॉन म्यू एम जी, ये म्यू एम जी हो जाएगा और p। वेरी करेक्ट। Is that clear? So a body of mass m imparted with the speed of v, with momentum of mv, with kinetic energy of half mv square, get stopped out when the coefficient of friction between the surfaces is mu, and time required to stop out is this one, and the displacement is this one. Agreed? बात समझ आ गई सबको? इन फॉर्मूलेस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहीं से एक क्वेश्चन कीजिए, आप मेरे सामने है, फॉर्मूला जिंदा है, ठीक है, और कंक्लूजन्स हम लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रक और कार वाला, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1 देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या हाल है, अ ट्रक और कार, अ ट्रक एंड कार दोनों, ठीक है, अ ट्रक और अ कार मूविंग ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल ट्रैक वेयर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये लीजिए, जहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। Is that clear? Moving with same kinetic energy. When they are at t equals to 0, क्या किया हमने, at t equals to 0, ठीक है, we stopped the engines, of car and the truck, and these are now moving with सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमने स्टॉप आउट कर दिया इंजिन्स को। अब ये किससे, सिर्फ जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, विदाउट एनी सपोर्ट ये ट्रेवल कर रहे हैं, विदाउट इंजन सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस समय कि आप हमें बता दीजिए कि कौन पहले रुकेगा, which will stop out earlier, which will stop out with less distance, which will stop out with more distance. Agreed?
बट इनका क्या चीज दे रखी है आपको, इनका काइनेटिक एनर्जी आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। तो बच्चे ने कहा सर डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, जब हम इसे स्टॉप आउट कर रहे हैं तो बिफोर स्टॉपिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है क्या हुआ है, कुल मिला के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके पास में पहले नाम किसका है, ट्रक का, तो ये ट्रक ले लीजिए आप, दिस इज द ट्रक, ठीक है, ज्यादा पहिए वाला ले लीजिए, मास कितना, कैपिटल एम, एंड ट्रैवलिंग विद व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इंजन स्टॉप है इसका, के काइनेटिक एनर्जी। कार ले लीजिए, ये लीजिए कार, कार छोटी है यार, और काइनेटिक एनर्जी इसका भी कितना है, कि दोनों के इंजन बंद कर दिया, न्यूट्रल में कर दिया, ठीक है, लुढ़क रही हैं, तो आपने कहा सर एक मास कैपिटल एम और एक मास स्मॉल एम, वी इम्पार्टेड द सेम काइनेटिक एनर्जी, बट ये कंफर्म है दैट एम इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि ट्रक का मास तो क्या होगा, कार के मास से बहुत ज्यादा होगा, तो विच विल ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस और विच विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, विच विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस और विच विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है ना। तो आपने कहा सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये मत लगाइए, ये लगाएंगे फंस जाएंगे आप, है ना, क्यों, क्योंकि आप वी को चेक करेंगे ये वो, इसीलिए तो ये जरूरत पड़ती है कि हाँ हमने आपको सारी की सारी चीजें विद लॉजिकली कन्वर्ट करके दी है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। बच्चा कहता है सर ये लगा दीजिए एस इज इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी और नीचे क्या है, म्यू एम जी है, तो भैया कार और ट्रक के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम, आपके पास में वही ट्रैक है, वही कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वही जी है, तो काइनेटिक एनर्जी म्यू और जी तो नहीं बदला, लेकिन एम तो अलग अलग है, और ये फॉर्मूला कहता है कि जितना ज्यादा मास एम होगा, ये लोअर साइड पे आ रहा है ना, मींस यदि आपके पास में मास एम की वैल्यू ज्यादा है तो आप लेस डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो आपका जो ट्रक है वो लेसर डिस्टेंस ट्रेवल करके ही रुक जाएगा, जबकि कार दूर तक जाएगी बिफोर स्टॉपिंग। हाँ, अब यार इसको कई लोग शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं कह सकते भाई, लॉजिक है बाकायदा आपके पास में, आपने इसे लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, बट ये कंसेप्ट है कि मैंने मेरे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया है इसमें, ये एफर्ट है, ये एफर्ट है टीचर का। क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, ठीक है, मुझे इसको m से मल्टीप्लाई करके फिर चेक करना पड़ा था, तो मैंने आपके उस टाइम को बचा लिया कि यू वोंट डू दैट, लेकिन आपको वो सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट तो सीखना पड़ेगा ना कि ये आया कैसे, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट सिखा दिया दैट एस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन म्यू एम जी, जितना बड़ा मास होगा वो उतना ही जल्दी स्टॉप आउट करेगा, किसमें, डिस्टेंस के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। अब टाइम की कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा यहां आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ये दोनों बॉडी सेम मोमेंटम से ट्रेवल नहीं कर रही है यार, है ना। आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया था दैट के इज इक्वल्स टू होता था पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, एक फॉर्मूला ये दिया था मैंने, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था, याद आ गया। तो पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2m इंटू के, है ना, लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और टाइम किसके इक्वल है, तो टाइम टू स्टॉप जब हमने निकाला था ना, तो टाइम टू स्टॉप कितना आया, इधर देखिएगा, वो आता था P अपॉन ये रहा, और नीचे था म्यू एम जी, बहुत ध्यान से करिएगा काम। और P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो हो गया 2m इंटू के, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 2m इंटू के, हाँ या ना, ये रहा T इज इक्वल्स टू P अपॉन म्यू एम जी, ये P है आपके पास में, इट इज 2 इंटू m इंटू के ही, ठीक है, P की जगह लिखा अपॉन म्यू एम जी,
अब आप देखोगे तो इट विल कम लाइक दैट, रूट एम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/μg एंड इट गोज आउट टू बी एज रूट ऑफ 2ke divided by m. This is time. रूट ऑफ 2m इंटू के अपॉन म्यू एम जी, है ना। तो p की जगह रूट ऑफ 2m इंटू के, ये m से m, तो ये रूट m हो जाएगा, नीचे ले लिया 2ke अपॉन m, ये हो गया म्यू जी, ये टाइम है। अब आपने कहा सर सेम काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हैं दोनों, तो 2 सेम काइनेटिक एनर्जी सेम, म्यू सेम, जी सेम। अब ये फॉर्मूला कहता है m किस में, रूट में है, तो m आपका इफेक्टिव है लेकिन रूट m है, m जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा। तो आप मुझे बताओ पहले कौन रुकेगा, ट्रक का मास ज्यादा है तो वो जल्दी रुक जाएगा इन टाइम फ्रेम। तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर जो ट्रक है ना आपके पास में, वो ट्रक लेस डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, लेस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और वो लेस टाइम में भी रुक जाएगा। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन और हैं। जब आपका ट्रक और कार सेम काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हैं आपके सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और आप उनके इंजन को स्टॉप आउट कर देते हो, तो कार आपकी दूर जाके रुकेगी, देर से रुकेगी, ट्रक जल्दी रुकेगा और पास में ही रुक जाएगा। लेकिन कब, जब सेम काइनेटिक एनर्जी है। बढ़ू आगे, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करना है जब उनका मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटम p। चलिए, तो अब आप जब सेम मोमेंटम पे क्वेश्चन करोगे तो चलिए इसको वापस से कंक्लूड करते हैं। मोमेंटम सेम है तो फॉर्मूला क्या है आपके पास में, तो s का फॉर्मूला ये रख के e अपॉन म्यू एम जी, टीका तो था ही सही मेरे पास। s का फॉर्मूला है कि इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके रुकेगा, इट इज के ई अपॉन, जल्दी से बता दीजिए, म्यू एम जी। अब के ई क्या है आपके पास में, पी स्क्वायर अपॉन 2m, सो इट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m अपॉन म्यू एम जी, दिस इज एस। और आप इसे लिखोगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, के की जगह आपने लिखा पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा नीचे m आ जाएगा, तो ये 2 म्यू एम स्क्वायर जी। तो s का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर जी। डू यू एग्री विद दैट? ठीक है, सेम मोमेंटम है, m आपका मोर होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका लेस आएगा। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला भी यहीं से देख लेते हैं, वो तो मोमेंटम की टर्म में डायरेक्ट था, तो t इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे सर p अपॉन म्यू एम जी। ग्रेट, यहां भी m मोर होगा, टाइम लेस होगा, मींस सेम मोमेंटम से यदि ट्रक और कार जाएंगे तो ट्रक का मास ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल करेगा, टाइम भी उसे यहां पे कम लगेगा। ठीक है, और कार का मास कम तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा ट्रेवल होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि सर जब भी आपके पास में ट्रक और कार है तो यहां ट्रक का मास ज्यादा है, चाहे वो सेम काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हो, चाहे वो सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रक आपका लेस डिस्प्लेसमेंट पर रुक जाएगा, कम दूरी जाकर रुक जाएगा, इट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस, एंड उसे रुकने में समय भी कम लगेगा। तब जो स्टूडेंट पढ़ता है वो यहां ब्रेन किसी भी हालत में पेन मूव करता ही नहीं है, नो पेन। वो कहता है सर, मतलब उसे PEN पे काम नहीं करना, उसे ब्रेन पे काम करना है, BRAIN, और उसे कोई पेन नहीं होता PAIN। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सर जब भी फ्रिक्शन से रिलेटेड
ट्रक और कार का क्वेश्चन आए, चाहे काइनेटिक एनर्जी सेम हो, चाहे मोमेंटम सेम हो, कुछ भी कर लो, ट्रक कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा और कम समय में रुकेगा, और कार हमेशा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी और ज़्यादा समय में रुकेगी। ये कंक्लूड कर चुका है बच्चा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है आपके पास में, जो डीपीपीएस मैंने दिया था उसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक बॉडी का मास दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है, पूछा है कितनी देर में रुक जाएगा, कैसे रुक जाएगा, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें डिस्कस करूंगा। पर कमाल का पढ़ रहे हैं आप सब लोग, पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।